गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें इजराइल और ईरान की। इजराइल ने अपने हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 9 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मार दिया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने शनिवार दोपहर को इसकी पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि मारे गए 9 विशेषज्ञों में से 2 इस्लामिक गणराज्य ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके खुफिया निदेशालय से मिली जानकारी के चलते ही परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया संभव हुआ है। इजराइल ने ईरान के जिन वैज्ञानिकों को हमले में मार गया है, उनके पास परमाणु हथियारों के विकास में दशकों का अनुभव था। मारे गए वैज्ञानिकों में परमाणु इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ फेरिदून अब्बासी और अहमद रजा जोल्फागरी दरियानी, रासायनिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट मोटालेबी जादेह, सामग्री इंजीनियरिंग के सईद बर्जी, भौतिकी विशेषज्ञ मोहम्मद महदी तेरानसी, मसूरी असगरी और अमीर हसन फ़काही के साथ ही रिएक्टर भौतिकी एक्सपर्ट अब्द अल हामिद मिन्नौसर और मैकेनिक एक्सपर्ट अली बखौई कटरीबी शामिल हैं। आईडीएफ के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बिंदर ने एक दिन पहले कहा था कि इजराइल ईरान के खिलाफ एक अभियान में प्रवेश कर रहा है और वे तेहरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बाधित करने के लिए उच्चतम स्तर की तत्परता से काम कर रहे हैं। बिंदर ने कहा, हम इस खतरे को कम करना, बाधित करना, हटाना चाहते हैं। हम एक ऐसे अभियान पर चल रहे हैं जो अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा है, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो हम नष्ट करना चाहता है। इस बीच इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ईरान ने शनिवार सुबह इजराइल पर जवाबी हमले करते हुए मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों में रहने का आग्रह किया है। ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने के बाद तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। इजराइल के हवाई हमलों में ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप ही खत्म हो गई है। इन हमलों में कई शीर्ष ईरानी कमांडर मारे गए हैं। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने शनिवार को मेजर जनरल अमीर हातमी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना का नया मुख्य कमांडर नियुक्त किया है। इसकी पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया आउटलेट इरना ने की है। ईरान के नए सेना प्रमुख हातमी ने 2013 से 2021 तक ईरान के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन वह बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं। इरना के अनुसार अपने आधिकारिक आदेश में खामनेई ने हातमी के समर्पण, क्षमता और अनुभव की सराहना की और उनसे परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ नेतृत्व करने का आग्रह किया। खामनेई ने मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी के कार्यकाल के दौरान उनके ईमानदार और मूल्यवान प्रयासों के लिए आभार भी व्यक्त किया। यह फेरबदल ईरान के सशस्त्र बलों के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी की हत्या के बाद हुआ है, जिनकी ईरानी अधिकारियों के अनुसार दुष्ट जायोनी शासन के हाथों हत्या कर दी गई थी। खामनेई ने बाद में मौसवी को बागेरी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। खामनेई ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुष्ट जायोनी शासन के हाथों लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी की शहादत को देखते हुए और मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी की सराहनीय सेवाओं और मूल्यवान अनुभव के अंदर मैं उन्हें सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त करता हूँ। खामनेई ने अन्य प्रमुख सैन्य शाखाओं में भी व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन हवाई हमलों में मारे गए शीर्ष अधिकारियों की जगह ली गई है। इजरायली हमलों में लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। खामनेई ने घोषणा की है कि घृणित जायोनी शासन के हाथों लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन सलामी की शहादत को देखते हुए और मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की सराहनीय सेवाओं और बहुमूल्य अनुभव के मद्देनजर मैं उन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर इन चीफ नियुक्त करता हूं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली रशीद की हत्या के बाद मेजर जनरल अली सादमानी को खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय का कमांडर नियुक्त किया गया है। खामनेई ने पोस्ट किया कि लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली रशीद की घृणित जायोनी शासन के हाथों शहादत को देखते हुए और मेजर जनरल अली सादमानी की सराहनीय सेवाओं और बहुमूल्य अनुभव के मद्देनजर मैं उन्हें मेजर जनरल का पद प्रदान करता हूँ। उन्हें खत्म अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय का कमांडर नियुक्त करता हूं। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को एक विनाशकारी झटका दिया है, जिसमें IRGC वायुसेना के प्रमुखों, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख सहित उच्च पदस्थ अधिकारी मारे गए हैं। मारे गए प्रमुख लोगों में मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शामिल थे, जो IRGC के शक्तिशाली कमांडर थे, जिन्होंने 2019 से स्कूलिन बल का नेतृत्व किया था। सलामी ने अप्रैल और अक्टूबर 2024 में इसराइल पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित ईरान के सैन्य आक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। CNN ने आगे बताया कि सशस्त्र बलों के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी भी एक अन्य महत्वपूर्ण हताहत थे। बागेरी ने सीरिया में सैन्य समन्वय, विदेश नीति संबंधी जुड़ाव और सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खामनेई के लंबे समय से सहयोगी और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली
समखानी की भी इजरायली हमले में मौत हो गई। समखानी हाल ही में ईरान के कूटनीतिक प्रयासों में शामिल थे, जिसमें सऊदी अरब के साथ चीन की मध्यस्थता वाली वार्ता भी शामिल थी। IRGC की वायुसेना के कमांडर इराक में इसराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के 2020 मिसाइल हमलों के पीछे रणनीतिकार आमिर अली हाजिदाई भी मारे गए हैं। CNN के अनुसार उन्हें और उनके वरिष्ठ कर्मचारियों को एक भूमिगत कमांड सेंटर पर हमले में निशाना बनाया गया। इजरायली रक्षा बलों IDF ने बाद में हमलों की पुष्टि की, उन्हें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में बताया। ये बात करें इसराइल की। इसराइल ने शुक्रवार से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अफसरों को निशाना बनाया है। ईरानी शासन के करीबी कई लोग इसराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। ईरान पर हमलों के बाद इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में ईरानी लोगों से सत्ता परिवर्तन के लिए सामने आने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकिए। इससे पता चलता है कि इसराइल की सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के साथ ही तेहरान में सत्ता परिवर्तन भी चाहता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर और सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारी मारे गए हैं। नेतन्याहू का मानना है कि इन हमलों से ईरान में शांति फैलेगी और मौजूदा सरकार गिर जाएगी। हालांकि ये इसराइल का एक बड़ा जुआ है, क्योंकि स्पष्ट नहीं कि इस प्रक्रिया का आखिरी परिणाम क्या होगा। ईरान में सबसे ज़्यादा शक्ति उन लोगों के पास है जो सशस्त्र बलों और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। इनमें से अधिकांश IRGC और कुछ अन्य गैर निर्वाचित निकायों के हाथों में है। आमतौर पर किसी भी देश में सरकार का तख्तापलट करने के पीछे सेना का अहम रोल होता है। सेना से जुड़े लोग ईरान में पहले ही सत्ता का सुख ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें तख्तापलट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही सत्ता में है। ऐसे में ईरान को बड़े टकराव की तरफ ले जा सकते हैं। इसराइल की कोशिशों का एक और संभावित परिणाम शासन का पतन और उसके बाद ईरान में अराजकता का फैलाना हो सकता है। इससे 9 करोड़ की आबादी वाला देश में इसराइल और अमेरिका अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहेंगे। इस सब में एक बड़ा सवाल यह है कि विकल्प कौन हो सकता है। ईरान में विपक्षी ताकतें हाल के वर्षों में बेहद कमज़ोर हो गई हैं और यहाँ कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। साल 2022 में वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन के बाद कुछ विपक्षी समूहों ने ईरान सरकार विरोधी समूह और कार्यकर्ताओं का गठबंधन बनाने की कोशिश की। हालांकि गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि उनमें इस पर मतभेद थे कि गठबंधन नेतृत्व कौन करेगा, वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के बाद शासन का स्वरूप क्या होगा। इसराइल की सरकार इसमें से कुछ समूहों या व्यक्तियों को पसंदीदा विकल्प के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इराक के पूर्व शाह के बेटे पूर्व ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के एक नाम हो सकते हैं। शाह की सत्ता को 1979 की इस्लामी क्रांति में उखाड़ फेंका गया था। वह निर्वासन में रहते हुए विदेशी ताकतों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन एक हल्फ भी एक ऐसा ही गुट का नाम है। ये एक निर्वासित वामपंथी विपक्षी समूह है जो इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने का समर्थन करता है, लेकिन वो राजशाही में वापस जाने के खिलाफ है। 1979 की क्रांति के बाद MEA के इराक चला गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में सद्दाम हुसैन के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, जिससे ये कई ईरानियों के बीच अलोकप्रिय हो गया। इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक ताकतें भी जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर क्या हैसियत रखते हैं, इस पर सवाल बने हुए हैं। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए कि अमेरिका और इसराइल मदद करते हुए ईरान में सत्ता उखाड़ देंगे, तो इसके बाद उनके लिए स्थिति और बिगड़ने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.